तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले चयन संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले आप लोग को चयन से नापते समय होने वाली अशुद्धियों के बारे में, चयन के द्वारा संरक्षण में सावधानियों के बारे में, चयन द्वारा भूमापन के गुण और चयन के द्वारा भूमापन के दोष और चयन के द्वारा जो दोष होते हैं उस दोष के प्रकार के बारे में आप लोग को बता दिया गया था। आज का हमारा टॉपिक है चयन संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो चयन संरक्षण का सिद्धांत, चयन संरक्षण के सिद्धांत क्या होती है आपको आगे हम बताने वाले हैं। चयन संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रों को त्रिभुजों में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, चयन संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रों को क्या कर लिया जाता है, त्रिभुजों में विभाजित कर लिया जाता है। इससे पहले आप लोग को मैंने एक त्रिभुजों में विभाजित की वाली एक खेत की आकृतियों को लेकर उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो उसी के लिए बात किया जा रहा है कि जब भी हम चयन संरक्षण का कार्य करते हैं तो जब क्षेत्र पुस्तिका में हम कोई उसको अंकित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे पहले हम उस भूभाग की आकृति तैयार करते हैं। ठीक है, भूभाग की क्या करते हैं, एक आकृति तैयार करते हैं। तो वहाँ उसको बताया गया है कि चयन संरक्षण के सिद्धांत के साथ क्षेत्रों को त्रिभुजों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके लिए उसकी सभी भुजाओं को नापकर उसको आसानी से कागज पर हम बना सकते हैं और उसके कोणों को जानने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, तथा उसके कोणों की जानने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में एक खेत की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताया गया था, जिसमें हमने कोणों का मापन तो ज्ञात नहीं किया था, लेकिन उनकी भुजाओं का मापन लेकर हम उसकी उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके भूभाग मापन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए थे। ठीक है, तो जो वही है आपका चयन संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी कोणों के मापने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आसान तरीके से उसको हम त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं और एक चतुर्भुज की आकृति में भी वो विभाजित होती है और त्रिभुजों की आकृति में भी वो क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, और आराम से हम उनकी भुजाओं का मापन करके आसानी से कागज पर बना सकते हैं और उनका क्षेत्र आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे है आपका त्रिभुज बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसमें पहला है आपका, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें पहला आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, आप त्रिभुज को बनाते समय उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ। पहला दिया हुआ है कि स्टेशन समतल स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, जो स्टेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक समतल स्थान पर होनी चाहिए, जहाँ सभी स्थान स्पष्ट रूप से हमें क्या हो दिखाई दे सके और उसको सीधा हम क्या कर सके, नाप सके, और उसको हम क्या कर सके, सीधा हम नाप सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसको हम किस तरीके से सीधा हम नाप सकते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है कि देख सकते हैं मुख्य त्रिभुज इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर संरक्षण की जाने वाली जो ज़मीन है वो सभी चीज़ें आ जाए, वहाँ क्या हो जाए, सभी चीज़ें आ जाए। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, स्टेशन समतल स्थान पर होना चाहिए जहां से सभी स्थान स्पष्ट दिखानी चाहिए। जो हम भूभाग का मापन कर रहे हैं तो वहाँ जो स्टेशन लगाते हैं वो एक समतल स्थान पर होनी चाहिए, बराबर स्थान पर होने चाहिए, ताकि जो सभी स्थान हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे और एक सीधे, ताकि हम उसका मापन सीधा रूप से हम कर सकें, एक सीधी लाइन पे हम कर सकें। दूसरा जो है, मुख्य त्रिभुज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर संरक्षण की जाने वाली ज़मीन की सभी चीज़ें आ जाए। ठीक है, ज़मीन की क्या आ जाए, सभी चीज़ें आ जाए। उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो क्या होनी चाहिए, आप देख सकते हैं तीसरा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ बड़े त्रिभुज की भुजाएं। तीसरा जो है आपका क्या है, बड़े त्रिभुज की भुजाएं मकान, सड़क आदि के समीप एवं जहाँ तक हो सके तो समांतर जानी चाहिए, जहाँ हो सके तो क्या हो जानी चाहिए, समांतर हो जानी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके समांतर हो जानी चाहिए, ताकि हम ऑफसेट डालने में वहाँ क्या करें, सुविधाजनक हो, हमें ऑफसेट डालने में वहाँ क्या हो, हमें सुविधाजनक हो। आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, जहाँ तक हो सके अच्छे आकार वाला त्रिभुज बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके हमें क्या होना चाहिए, अच्छे आकार वाले त्रिभुज बनाना चाहिए, ताकि हमें मापते समय, उनकी भुजाओं को मापते समय परेशानी ना हो, उनकी भुजाओं को मापते समय क्या ना हो, परेशानी ना हो। उसके बाद आपका पाँचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, कम से कम एक टाई लाइन त्रिभुज में वर्टेक्स के विरुद्ध वाली भुजाओं के मध्य तक होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि कम से कम एक टाई लाइन त्रिभुज में वर्टेक्स के विरुद्ध वाली भुजा के मध्य तक होनी चाहिए, जिसे इसे
चेक कर सके, जिसे हम इसे क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका चयन संरक्षण के सिद्धांत और उसमें त्रिभुज बनाते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। आगे है आपका डंपी लेवल, आगे है आपका डंपी लेवल। डंपी लेवल के द्वारा भी हम संरक्षण का कार्य आसान तरीके से कर सकते हैं। संरक्षण का जो कार्य है वो आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डंपी लेवल का कार्य हम किस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। समतल के लिए डंपी लेवल एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। समतल के लिए डंपी लेवल एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है का मतलब है जहाँ एक समतल स्थान होता है। ठीक है, जहाँ एक समतलन स्थान होता है वहाँ के लिए जो डंपी लेवल है एक महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करती है। समतलन का मतलब आगे मैं बताना चाहूँगा कि यह मुख्य रूप से ज़मीन की ऊंचाई नापने के लिए काम में लाया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जो ज़मीन की ऊंचाई होती है उसको मापने के लिए काम में लाया जाता है। और इसके द्वारा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि नालियों का ढाल के अनुसार किस प्रकार निर्माण किया जाए। ठीक है, नालियों के ढाल के अनुसार किस प्रकार निर्माण किया जाए। यानी जब भी हम समतलन के लिए डंपी लेवल का उपयोग करते हैं तो ज़मीन की ऊंचाई को मापने के लिए हम काम करते हैं। तो नालियों को जब भी हम बनाते हैं तो उसमें जो ढाल है उनके अनुसार हम उसका निर्माण कार्य कर सकते हैं। यानी हम इस डंपी लेवल के सहायता से हम उसके ढाल का भी आसान तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से समतलन में जो भूभाग है वो ढाल हो रही है। ठीक है, तो निर्माण कार्य किया जा सकता है। इस उपकरण की सहायता से ही खेत की ढाल तथा समीपवर्ती बड़े क्षेत्र के ढाल का पता चलता है। समीपवर्ती बड़े क्षेत्र के ढाल का क्या होता है हमें पता चल जाता है, आसान तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं। अतः जल निकास की अच्छी व्यवस्था के लिए जो जल निकासी है, खेतों में जल निकासी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। यदि वहाँ खेतों में जल निकासी की सुविधा नहीं होती है तो जो फसल उत्पादन करते हैं तो उसको नष्ट होने की सुविधा नष्ट होने के कगार पर हो जाती है। क्योंकि अगर खेतों में अधिक जल भराव होती है तो जो फसल होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती, गलने लग जाती है। जो पौधे होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती, गलने लगती। इसलिए जो यहाँ हमें जल निकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस काम के लिए डंपी लेवल जो है अत्यधिक उपयुक्त होती है। अतः जल निकास की अच्छी व्यवस्था के लिए तथा सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण में यहाँ यंत्र जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था के लिए और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी एक अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, सफल फसल उत्पादन के लिए खेत की ढाल का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। सफल उत्पादन के लिए क्या होती है, खेत के ढाल का ज्ञान ही बहुत आवश्यक है। क्योंकि अनेक कृषि क्रियाएं जुताई, पाटा लगाना, मेड़ बनाना तथा सिंचाई और जल निकास की नालियाँ तैयार करना इससे संबंधित रहती है। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ, सफल फसल उत्पादन के लिए खेत की ढाल का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यानी हम अगर खेत की ढाल का ज्ञान अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो एक हम जो हमारी फसल रहती है उसकी उत्पादन क्षमता को हम एक अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक क्षमता में हम उसकी फसल उत्पादन क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो अनेक कृषि कार्य होती है जैसे कि जुताई करने का कार्य, पाटा लगाने का कार्य, मेड़ बनाना तथा सिंचाई और जल निकास की नालियों को तैयार करना इससे संबंधित रहती है। ठीक है, यह क्या होती है, ये जो क्रियाएं होती है वो फसल उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं के रूप में साबित होती है। ठीक है, डंपी लेवल के द्वारा समतलन कार्य सुगमता एवं ठीक रूप से हो जाता है। तो सुगमता और क्या हो जाता है, ठीक रूप से हो जाता है। आगे आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीचे क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डंपी लेवल क्या होती है। ठीक है, आपका एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, डंपी लेवल का चित्र है, देख सकते हैं इसमें, है ना। डंपी लेवल का क्या है, आपका चित्र है। ये आपका पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, इसमें आप अच्छे तरीके से इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ डंपी लेवल की बनावट के बारे में बताना चाहूँगा। एक अच्छी किस्म की इसमें दूरबीन की आवश्यकता होती है। एक अच्छी किस्म की इसमें क्या होती है, दूरबीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी किस्म की क्या होती है, दूरबीन की आवश्यकता होती है इसमें, कि किस तरीके से हम वहाँ दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते कि किस तरीके से हम एक अच्छी क्वालिटी की दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें एक तिपाही स्टैंड, जो एक तिपाही स्टैंड पर लगी होती है। इसमें अन्य सहायक भाग भी होते हैं जो कि उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। डंपी लेवल के मुख्य भाग निम्नलिखित है, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं लेवलिंग हैंड, आप चित्र में देख सकते हैं लेवलिंग हैंड कहाँ लगी हुई, नीचे आप देख सकते हैं नीचे का जो भाग है वो कहलाती है आपका लेवलिंग हैंड। ये जो नीचे वाला जो भाग है ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका लेवलिंग हैंड कहलाती है। ये जो नीचे वाला भाग है वो कहलाती है आपका लेवलिंग हैंड। ठीक है, क्या कहलाती है, आपका लेवलिंग हेड। उसके बाद आप देख सकते हैं दूरबीन कहाँ लगा हुआ है, सामने के भाग में लगा रहता है कि पीछे के भाग में लगा रहता है। आप देख सकते हैं दूरबीन, ये जो आई पीसेस लिखा हुआ है ये दूरबीन का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो आई पीसेस है उससे पहले ही लगा रहता है ना, आई पीसेस हो गया। फिर फोकसिंग स्क्रू आप देख सकते हैं, एक यहाँ दिखाई दे रहा होगा, फोकसिंग स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फोकसिंग स्क्रू है। फिर डायफ्राम स्क्रू आप देख सकते हैं, डायफ्राम स्क्रू ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डायफ्राम स्क्रू है ये। ठीक है, फिर समतलन स्क्रू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू, समतलन स्क्रू जिसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। तो लेवलिंग स्क्रू कहाँ है आप देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो लेवलिंग स्क्रू है इसी के तहत ये जो लेवल टब नट जो दिखाई दे रहा है, लेवल ट्यूब दिखाई दे रहा है, क्रॉस बबल टब रेस सेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डायफ्राम स्क्रू, समतलन ट्यूब नट, रेसेट, क्रॉस बबल ट्यूब और क्रॉस हेयर। ये जो है ये डंपी लेवल के भाग है। इसमें मुख्य भाग जो होती है वो एक लेंस होती है, दूरबीन होती है, और दूरबीन की सहायता से ही हम भूभाग का निरीक्षण कर सकते हैं, संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाग समतलन के लायक है और उसमें कौन सी भाग ऊपर किस स्थित है, कौन सा भाग नीचे ढलान के रूप में है, इसका हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आगे देख सकते हैं दूरबीन एक गोल धातु की नालिका होती है। दूरबीन जो होती है वो एक क्या होती है, गोल धातु की नालिका होती है, जिसमें बहुत से जो भाग हैं वो दृश्य के लिए लगे होते हैं। जो बहुत से भाग हैं वो क्या लगे होते हैं, दृश्य के लिए लगे होते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखने के लिए लगे रहते हैं। जो उसमें बहुत से भाग हैं वो सिर्फ देखने का कार्य करते हैं, देखने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि लेंस का क्रॉस हेयर, ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो लेंस क्रॉस हेयर, ठीक है, जो है सिर्फ देखने के लिए वहाँ लगी होती है। लेंस के बिना हम क्या दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्रॉस लेंस का जो है हेयर है वो इस डंपी लेवल के एक मुख्य वस्तु के रूप में है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दूरबीन की स्थिरता एवं मजबूती में समतलन बार से जुड़ी रहती है। यंत्र इस प्रकार से बना होता है कि दूरबीन मध्य स्पिंडल के कक्ष में लंबवत होती है। ठीक है, समतलन ट्यूब इस तरह से स्थिर रहती है कि इसका कक्ष ऑप्टिकल कक्ष के वर्टिकल प्लेन में रहता है। जो इसका कक्ष होता है वो ऑप्टिकल कक्ष के वर्टिकल प्लेन में रहता है, लेकिन इसे एक सिरे के पेंच से ऊंचाई में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, एक सिरे के पेंच से ऊंचाई में भी समायोजित कर सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई में क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं कि समतलन जो हेड होती है, ठीक है, जो समतलन हेड होती है वो सॉकेट में स्पिंडल चक्कर काटता है। सॉकेट में क्या करता है, स्पिंडल चक्कर काटता है, जो कि 3 या 4 पेंचों की सहायता से ठीक रूप में लाया जा सकता है। 3 या 4 पेंचों की सहायता से क्या किया जा सकता है, ठीक रूप में लाया जा सकता है। जब समतलन पेंचों को घुमाया जाता है तो समतलन इस जोड़ के केंद्र में चारों तरफ घूमता है। ठीक है, चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमता है, और सूर्य की तेज रोशनी को ऑब्जेक्ट ग्लास पर सीधा पड़ने से बचाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट ग्लास है, यानी जो लेंस लगी होती है उसमें जो उसकी तेज रोशनी पड़ती है उसको उसमें पड़ने से, उसके लेंस में पड़ने से क्या करता है, उसको बचाता है। ठीक है, दूरबीन के अंदर क्रॉस हेयर लगे होते हैं। इनमें एक लंबवत तथा
तीन भूमि के समानांतर लगे होते हैं। एक लंबवत तथा तीन भूमि के समानांतर लगे होते हैं। यानी यहाँ क्या बोला गया है, दूरबीन के अंदर क्रॉस हेयर लगे होते हैं, एक लंबवत और तीन भूमि के समानांतर लगे होते हैं। मतलब क्या होता है, समानांतर हेयर के बीच वाला हेयर लंबा तथा ऊपर और नीचे के हेयर कुछ छोटे छोटे होते हैं। जो हेयर लगे होते हैं वो भूमि के लंबवत और भूमि के समानांतर लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो समानांतर हेयर है बीच वाला हेयर होता है, ठीक है, और लंबा तथा ऊपर और नीचे के हेयर जो क्या होते हैं, जो समांतर होता है ना वो एक लंबा होता है और ऊपर और नीचे के जो हेयर होते हैं कुछ छोटे छोटे होते हैं। समतलन के लिए बीच वाले हेयर का रीडिंग लिया जाता है। अधिकतर हम जब भी समतलन के लिए संरक्षण करते हैं तो उनके जो बीच वाली हेयर है उसका ही रीडिंग को हम लेते हैं, उसका रीडिंग को ही हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस बीच वाले हेयर को क्रॉस वायर और ऊपर वाले एवं नीचे वाले को स्टेडिया वायर कहते हैं। जो बीच वाले हैं जिसका हम रीडिंग लेते हैं उसको क्रॉस वायर बोला जाता है और ऊपर एवं नीचे वाले जो स्टेडिया वायर है उस नीचे वाले जो है उसको हम स्टेडिया वायर कहते हैं। स्टेडिया वायर के द्वारा दूरी भी नापी जा सकती है। इसमें ऊपर वाले स्टेडिया वायर की रीडिंग को लेकर नीचे वाले स्टेडिया वायर की रीडिंग में अंतर का केवल 100 गुना कर देते हैं। ठीक है, जो स्टेडिया वायर होती है उससे भी हम दूरी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और इसमें ऊपर वाले स्टेडिया वायर की रीडिंग को लेकर नीचे वाले स्टेडिया वायर की रीडिंग के लेकर उसके अंतर का केवल 100 गुना करते हैं। जो उसका अंतर होती है उसका हम क्या कर देते हैं, 100 गुना कर देते हैं और दूरी फीट में आ जाती है। और जो दूरी होती है हम आसान तरीके से फीट में माप सकते हैं। ठीक है, जो आई पीस एक छोटा सा भाग होता है, उसमें जो आई पीस लगा होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है और दूरबीन के अंतिम छोर पर लगा रहता है। दूरबीन के कहाँ लगा रहता है, एक अंतिम छोर पर लगा रहता है। इस पीस के द्वारा क्रॉस हेयर की दूरबीन को घटाकर या बढ़ाकर फोकस किया जा सकता है। जब भी हम एक समतलन भाग को देखते हैं तो इसमें जो आई पीस होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस हेयर की दूरबीन को हम घटा सकते हैं और बढ़ाकर हम फोकस की दूरी को बढ़ा सकते हैं। घटाना और बढ़ाने और घटाने से क्या हो सकती है, उसकी जो फोकस दूरी होती है कभी बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घट जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डंपी लेवल का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि डंपी लेवल जो है समतलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होती है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, ज़मीन की ऊंचाई, ठीक है, और ढाल वाले क्षेत्रों के लिए, नाली बनाने के कार्य के लिए और एक नहर का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग अत्यधिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चयन संरक्षण के सिद्धांत, चयन संरक्षण के सिद्धांत के समय त्रिभुज बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें और डंपी लेवल के बारे में। तो आज आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम आगे जो प्रश्न है उसके उत्तरों को लिखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।